नमस्कार साथियों, मैं मनीष मोहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं आज कक्षा 12 की अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 1 परिचय इंट्रोडक्शन। और आज है उसका भैया लेक्चर नंबर 2, मतलब लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और बड़ा वाला लेक्चर था, 1 घंटे से भी ऊपर का लेक्चर था, तो बहुत बड़ा वाला लेक्चर कंप्लीट करा था। तो आज छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। आज क्या टॉपिक है सर जी? आज हमारे 2 टॉपिक है बेटा। एक है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्गम या उद्भव, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई वो, और फिर बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। मतलब ये जो वर्तमान पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ हम लोग आज जानेंगे। परंतु मतलब मजा आ जाएगा गुरुजी आज तो, आज बिल्कुल मजा तो हमेशा ही आता है। मतलब आज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं, आज चैप्टर खत्म नहीं होगा। अब भी वैसे अगर बुक के हिसाब से देखें तो आज कंप्लीट हो जाएगा, परंतु मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाऊंगा जो कि जितनी डिटेल में अभी इस चैप्टर में नहीं दी गई, इस किताब में नहीं दी गई। वो टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना बच्चों, मतलब समझ लेना, आपको पूरी समष्टि अर्थशास्त्र आ गई समझ में। उसमें आय के चक्रीय प्रवाह में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम क्या पढ़ते हैं? हम सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, हम क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर वही क्षेत्र जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक? नहीं, यहां पर हम आर्थिक क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आय के चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इनकम यूं घूमती रहेगी घूमती रहेगी। कौन कौन से क्षेत्र हैं यहां पर? हम यहां पर बात करेंगे फर्म की बात करेंगे जिसमें उत्पादक आएंगे, हम पारिवारिक क्षेत्र की बात करेंगे जिसमें उपभोक्ता आएंगे, हम बात करेंगे राज्य की मतलब सरकार की, और हम बात करेंगे भारी क्षेत्र की मतलब विदेशों की। इन चारों क्षेत्रों से मिलकर के जो पूंजी का प्रवाह हो रहा है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पर नेक्स्ट लेक्चर में उतना डीप में जाकर के, बिल्कुल विस्तार से और विस्तृत में जाकर के वो आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए एक लेक्चर और आएगा, परंतु मेरा विश्वास के साथ कहता हूं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र का पहला अध्याय है वो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा और आगे तक आपको समष्टि अर्थशास्त्र में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने आय के चक्रीय प्रवाह को समझ लिया, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। पर चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, ओरिजिन कैसे हुआ? ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने लास्ट क्लास में ये बात देखी थी कि भैया एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जिनको कहा जाता है, उन्होंने ये कहा कि भाई आवश्यकता ही नहीं है समष्टि की चर्चा करने की, समष्टि पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हर उपभोक्ता, हर उत्पादक अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से कार्य करेगा तो सब कुछ संतुलन में चलता रहेगा, तो फिर समष्टि के पढ़ने की क्या आवश्यकता है। परंतु आगे के अर्थशास्त्रियों को यह चीज महसूस हुई कि नहीं भैया समष्टि होना जरूरी है, पूरी अर्थव्यवस्था की एक बार स्टडी करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, परंतु आप एक बात यहां पर यह भी देखिएगा, जहां पर एडम स्मिथ, देखिए एडम स्मिथ गजब के व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता हूं, ठीक है, गजब के व्यक्ति हैं। परंतु आप इस चीज को सोचिए कि एडम स्मिथ 1700 के बाद कोई किताब लिख रहे हैं और हम उस राष्ट्र में, उस देश में रह रहे हैं जहां पर अर्थशास्त्र जो है चाणक्य कब की लिख देते हैं, जिनकी उस बुक का जिक्र आज तक भी हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ ये मैं मानता हूं कि अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें ज्यादातर जो था पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में था, पर हमेशा बात ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल सिस्टम बिना इकोनॉमी के नहीं चलता, सरकारें बिना इकोनॉमी के नहीं चलती, इकोनॉमी मजबूत होना जरूरी है। मतलब उस अर्थशास्त्र की किताब में पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए इकोनॉमी का भी तो बता रखा होगा, इतना कर लेना है, इतना आप लोगों को टैक्स लेना है, इनसे इतना लेना है, इनसे इतना लेना है, क्या दंड के प्रावधान होंगे, मतलब सब कुछ उसमें मेंशन करा हुआ था। मतलब हमारे देश में तो अर्थशास्त्र ऑलरेडी पहले से थी, ठीक है, परंतु आज हम बुक्स में हमें चाणक्य का, इकोनॉमिक की बुक में चाणक्य का नाम नहीं देखने को मिलता, पर हम एडम स्मिथ का नाम हम लोग देखते हैं। हमें अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ना चाहिए, जो कि इंडिया से नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में। हमें इकोनॉमिक्स के मैटर में डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, जिनकी किताब से भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित होता है। ठीक है, हाँ जो भी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने डिजाइन कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजाइन कर रखा, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, मैं ये नहीं कहता कि एडम स्मिथ के बारे में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया व्यक्ति है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा गया तो सोच समझ कर कहा गया होगा, परंतु हमें उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जिनका इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बड़ा रोल रहा है। चलिए, तो आप समष्टि अर्थशास्त्र का उद्गम है, ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जहां पे एडम स्मिथ भैया ने मना कर दिया था, परंतु समय के साथ ही महसूस हुआ कि नहीं भैया समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का होना जरूरी है। तो क्यों हुआ, आइए देखते हैं।
समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केनीज के प्रसिद्ध बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, उसका एक अलग शाखा के रूप से, मतलब एक अर्थशास्त्र के एक अलग ब्रांच के रूप में जो उसकी ओरिजिन हुआ वो कब हुआ? ब्रिटिश अर्थशास्त्री। कहाँ का है ये? ब्रिटेन का है। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। इनका क्या नाम है? जॉन मेनॉट कीन्स है बेटा, ये याद रखिएगा। क्या नाम है? जॉन मेनॉट कीन्स नाम है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इनकी ये किताब प्रकाशित हुई और उस किताब में ये बात करी गई कि भाई एक अलग शाखा होगी, और उस किताब के आधार पर क्या होना शुरू हुआ कि एक समष्टि अर्थशास्त्र की एक नई शाखा अर्थशास्त्र में बनी। पहले व्यष्टि चलती थी, फिर समष्टि भी चलने लगी। तो अब आप लोगों को बड़ा दुख होगा रहा है यार, क्यों मेनॉट भैया, क्या दिक्कत हो रही थी आपको अलग से किताब बनाने की? नहीं तो हमें नहीं पढ़ना पड़ता अभी, ठीक है। तो इनकी किताब आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में प्रकाशित हुई और इसके आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा शुरू हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा, शाखा कोई सी भी शुरू हुई हो, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाली बात है। क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन मेनॉट कीन्स की कौन सी किताब थी, और जॉन मेनॉट कीन्स ने एक इक्वेशन भी दी थी बेटा, वो इक्वेशन मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक इक्वेशन दी y = c + i/s, ठीक है। कौन सी इक्वेशन दी है? y = c + i/s। अब इसका अर्थ क्या हुआ सर? y का मतलब है इनकम, y का मतलब पैसा, ठीक है। y का अर्थ क्या बताया गया? आय। c का मतलब बताया गया बेटा उपभोग, ठीक है। और आय का मतलब है इन्वेस्टमेंट या जिसे निवेश कहा जाता है, और एस का मतलब है सेविंग या बचत कहा जाता है। अब ये क्या कहते हैं? ये व्यक्ति कहते हैं कि जो आय होगी, जो भी इंसान की इनकम आएगी, इनकम दो ही जगह खर्च होगी, दो हिसाब से होगी। पहली उपभोग में, उपभोग का मतलब जिस पैसे को मैंने खर्च कर दिया हो, खाने में, पीने में, रहने में, किसी भी चीज में मैंने इस्तेमाल कर लिया हो, वो मेरा उपभोग हो गया। मान लीजिए मैं महीने के 10,000 रुपए कमाता हूं और 6,000 रुपए मैंने उपभोग में खर्च कर दिए, खाने में, पीने में, घर के किराए में, किताबें खरीदने में, इनमें खर्च कर दिए 6,000, बाकी बचे 4,000 क्या है? वो मेरी सेविंग है, मेरी बचत है, लिखा ना है पर बचत। तो या तो हम खर्चा कर देंगे या हम उसको बचा लेंगे। और अब मान लो मैं उस बचत को बैंक में ले जाकर के जमा करा रहा हूं, वो मेरा निवेश है। निवेश क्या होता है कि वो मुझे फ्यूचर में और अर्न करके देगा, तो मुझे ब्याज मिलेगा ना। मैंने पैसा जोड़ जोड़ के क्या कर लिया? एक जमीन खरीद ली, तो वो क्या था? निवेश कर दिया। तो या तो हम उसको चीज, हमारी आय में दो ही हिस्से होंगे, या तो उपभोग होगा या बचत या निवेश। बचत और निवेश एक ही बात होती है बेटा, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो इनकी ये इक्वेशन बड़ी फेमस है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं और आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो जॉन मेनॉट कीन्स का नाम याद रखिएगा, इनकी चेहरा देख लीजिए। कीन्स ने पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। अब कीन्स से पहले, ठीक है, मतलब 1936 में जो कीन्स की जो किताब आई है, ठीक है, उससे पहले अर्थशास्त्र में ये चिंतन प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उन्हें काम मिलेगा और कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। मतलब क्या बोला गया है? कीन्स से पहले यह बात नहीं सोची गई थी कि भैया कोई बेरोजगार भी रह सकता है। मतलब कीन्स से पहले यही नजर थी पूरी दुनिया में कि भाई जितने भी श्रमिक है, जो भी काम करना चाहते हैं, जो काम करने के इच्छुक है, उन सबको क्या करेंगे? काम मिल रहा है। मतलब जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, और जो जितने भी कारखाने हैं, जितनी फैक्ट्री चल रही है, वो पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रही है, पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रही है। मतलब हमने जो सीमांत उत्पादन संभावना वाला पढ़ा था, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था ना कि भैया अगर यहां पर है तो यहां इस पर अगर हमारे पॉइंट्स है, मतलब क्या है कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा चल रहा है सब कुछ, ठीक है, हमारी जितनी क्षमता है हम उतना उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहां पर कोई पॉइंट है, मतलब अब भी हम और क्षमता को बढ़ाना चाहिए, हमारे पास संभावना है, हम और पा सकते हैं, पर अभी हम कर नहीं रहे उतना। और यहां अगर पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? ये हमारे हवा की बात है, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है, बिल्कुल क्षमता से बाहर है। तो अब क्या है कि कीन्स से पहले ये बात कही गई कि जो भी हो रहा है उत्पादन, वो सब क्या है? पूर्ण क्षमता के साथ हो रहा है। मतलब सबको रोजगार मिला हुआ है, जितनी अर्थव्यवस्था में ताकत है, जितनी कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। मतलब बेरोजगारी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा गया उससे पहले, कीन्स से पहले, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया कि भाई कोई क्षमता कम हो सकती है, नहीं, बल्कि पूर्ण क्षमता के साथ सभी लोगों को काम मिला हुआ है। विचारों के इस संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता है। तो ये वाला जो विचार है कि जहां पर ये माना गया कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक है उनको रोजगार मिलता है और सारे कारखाने, सारे उद्योग पूर्ण क्षमता के साथ, फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है या ये जो विचार है, इसको क्या कहा गया? क्लासिक विचार कहा गया है या क्लासिकल ट्रेडिशन कहा जाता है। ओके,
किंतु 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। चलिए आज एक बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में जाना था कि महामंदी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, महामंदी, मंदी का अर्थ क्या है कि भैया रोजगार में गिरावट आ जाएगी, कीमतों में गिरावट आ जाएगी, उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। ये सब क्या है? ये सब मंदी के संकेत है कि भाई मंदी आने वाली। मंदी का सीधा सा अर्थ है कि हर वस्तु, हर सेवा की कीमत में गिरावट आना। ये क्या दर्शाता है? मंदी को दर्शाता है, डिप्रेशन या डिफ्लेशन को ये चीज दर्शाता है। 1929 की महामंदी सबसे बड़ी महामंदियों में से एक है। आपने कक्षा 10 के भारत में राष्ट्रवाद में भी आपने पढ़ा होगा 1929 की महामंदी। ठीक है, अभी 1929 की जो महामंदी है ना, इसने दुनिया को बहुत सबक दिया। 1929 की महामंदी, इसने दुनिया को बहुत बड़े बड़े सबक दिए। ठीक है, अब 1929 से पहले क्या हुआ उस घटनाक्रम को आप समझने की कोशिश करिए। 1914 से 1918 तक क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? यूरोप के जितने भी देश है ना, वो कंगाल होकर के बैठ चुके थे और अमेरिका दिन पर दिन पावरफुल बनता जा रहा था। फिर 1918 के बाद इन देशों को वापस खड़ा करने में, यूरोप के देशों को वापस खड़ा करने में अमेरिका ने बड़ी सहायता करी है। अमेरिका ने खूब हर देश को लोन दिया, खूब पैसा अमेरिका ने इन लोगों पर लुटाया है। अब 1919-1920 तक आते आते अमेरिका में क्या है? हर चीज का जो उत्पादन है ना बेटा, वो वृहत उत्पादन होता है, मास प्रोडक्शन होता है। मतलब एक साथ बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है और जब एक साथ बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है तो लागत जो है, जो उस वस्तु को बनाने का जो खर्चा है वो कम हो जाता है और खर्चा कम हो जाता है ना, तो हम कम मूल्य पर भी बेचते हैं और कम मूल्य में बेचेंगे तो लोग वैसे ही खरीद लेंगे। तो अमेरिका में क्या हुआ? उस समय वृहत उत्पादन करा जा रहा था, मास प्रोडक्शन करा जा रहा था, लाखों में गाड़ियां बनाई जा रही थी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था। अब क्या हुआ? धीरे धीरे लोगों ने उनको खरीदना शुरू कर दिया और शुरू कर दिया, लोग खरीद रहे थे। ठीक है, परंतु 1929 तक आते आते धीरे धीरे धीरे, आप 27-28 में देख लीजिएगा, 28 तक आते आते ये हुआ कि अमेरिका का मार्केट धीरे 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 डाउन जाने लगा। अमेरिका में हर चीज की, हर वस्तु की जो मांग है वो मांग घट गई। अगर जब तक जनता मांग नहीं करेगी तब तक किसी भी वस्तु को बनाना बेकार है, किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा का निर्माण करना बेकार है। जनता ने मांग करना बंद कर दिया तो फिर कीमतें गिरी। उत्पादकों ने बोले इतने सस्ते में खरीद दो, बोले नहीं इतने में भी नहीं खरीदना, बोले इतने में खरीद लो, बोले इतने में भी नहीं खरीदना, बोले नहीं खरीदना तो फैक्ट्री बंद करो, फैक्ट्री बंद करी तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए तो उनको पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा तो वो और भी किसी चीज की डिमांड नहीं कर सकते और भी किसी चीज की मांग नहीं कर सकते। तो ऐसे करके जो पूरी साइकिल है उसमें क्या हो गया? उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और कहा जाता है उस समय अमेरिका के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो जाते हैं, उनके पास लोगों का पैसा लौटाने को पैसा नहीं रहता, कंपनियों के ताले लग जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति 1929 की महामंदी में होती है अमेरिका की। और जैसे अमेरिका की हो रही है, ऑलमोस्ट पूरे विश्व की हो रही है, क्योंकि पूरे विश्व में वैश्वीकरण का दौर था कि अगर पत्ता यहाँ पे, हवा यहां चली है तो पत्ता वहां भी हिलेगा ही। अगर यहां पे कुछ प्रभाव हुआ है तो उसके इफेक्ट कुछ ना वहां भी देखने को मिलेंगे। तो 1929 की जो है महामंदी है, कब से कब तक चली? 1929 से लेकर के 1933 तक ये महामंदी चलती है। 33 के बाद धीरे 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 सारी चीजें चलना सही हो जाती है। अब आप लोगों ने वेस्टियर शास्त्र में पढ़ा है पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फिजियोक्रेट्स के बारे में, जो क्या कहते हैं कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए था। ऐसी अर्थव्यवस्था ही अमेरिका में चलती थी जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। परंतु उस समय रूस में जो अर्थव्यवस्था चलती थी, या सोवियत संघ जिसे कहा जाता था, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती थी। पूरी दुनिया बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, पूरी दुनिया की हालत खराब हो चुकी थी, पर सोवियत संघ में कुछ भी नहीं बिगड़ा, रूस में कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि रूस में हर चीज को कंट्रोल सरकार कर रही थी, तो सरकार को पता था भाई इतना ही उत्पादन करो क्योंकि लोगों को इतना ही चाहिए। और अमेरिका जैसे देशों में क्या हुआ कि ज्यादा उत्पादन कर दिया गया, लोगों ने मांगा नहीं, तो सारी व्यवस्था ठप हो गई। 4 साल तक ये महामंदी का दौर चला और इस महामंदी के दौर ने 2-3 सबक दुनिया को दिए। पहला सबक तो ये कि बिना मांग के सप्लाई कर ही नहीं सकते, जो पूर्ति है वो बेकार है। आप जब तक जनता डिमांड नहीं करेगी, जब तक जनता डिमांड नहीं करती है, तब तक सप्लाई करना बेकार है। आज अगर कोई मुझसे इकोनॉमिक्स के वीडियोस नहीं मांगेंगे बच्चे, आज मुझे पता है कि इंडिया में
और इंडिया में भी एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में, जिनको हिंदी समझ में आती है, उत्तरी भारत में काफी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से इकोनॉमिक्स लेते हैं। मतलब बच्चों की डिमांड है कि अच्छे से हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाए, तभी वीडियो बनाना सही है, नहीं तो वीडियो फेल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो डिमांड हो तो ही सप्लाई करनी चाहिए, पहला सबक यहाँ पर यह मिला। और अब दूसरी बात यह यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेगा कि डिमांड कब होगी मेरे प्यारे बच्चों, डिमांड कब होगी, जब लोगों के पास आय होगी, इनकम होगी, पैसा होगा। भैया आज आपकी जेब में पैसा होगा ना तो आप बड़े से बड़े बंगला भी खरीद लोगे, और पैसा होगा तो आप बड़ी से बड़ी गाड़ी भी खरीद लोगे। मतलब हर व्यक्ति को पैसा चाहिए था, और पैसा कब मिलेगा कि भैया लोगों के पास रोजगार हो। लोगों के पास क्या होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, उनके पास काम धंधा हो, काम धंधा होगा तभी पैसा मिलेगा, और पैसा होगा तभी वो किसी चीज की मांग करेंगे, किसी चीज की डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तभी तो वो क्या है, जो उत्पादक है वो सप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए पहला सबक यहां पर यह था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें संतुलन होना चाहिए। इसकी बात का जो निष्कर्ष है वो क्या है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन होना चाहिए। अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बेटा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि मांग बराबर पूर्ति होनी चाहिए, जितने लोग डिमांड करें उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए, और उसके साथ रोजगार भी लोगों को मिलना चाहिए कंप्लीट, ठीक है, फुल जो एम्प्लॉयमेंट है, कंप्लीट रोजगार होना चाहिए, पूर्ण रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। संतुलन होना चाहिए, मतलब मांग और पूर्ति दोनों बराबर चलती रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ लोगों को पूर्ण रोजगार मिलना चाहिए। पहला सबक तो इस महामंदी ने हमें यह सिखाया। दूसरा सबक यह सिखाया कि भैया सब कुछ प्राइवेट वालों के हाथ में छोड़ देना भी बेकार है, ठीक है, सब कुछ भी प्राइवेट वालों के हाथ में छोड़ देना बेकार है। सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है, सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है, सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। सरकार बार बार में हस्तक्षेप करे ये जरूरी है, बार बार में देखे कि कितना उत्पादन हो रहा है, कितने की जरूरत है, कितनी सप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितनी मांग है। तो ये जो चीज है ना, ये जो दो हमारे गोल है कि संतुलन बना रहे और पूर्ण रोजगार हो, ये सरकार के हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकता। तो मतलब यहां पर ये बात निकल के आती है 1933 के बाद कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सही रहेगी, जहां पे गुण पूंजीवाद का भी हो और समाजवाद का भी हो, दोनों का गुण हो तो ही सही अर्थव्यवस्था कहलाएंगी, नहीं तो नहीं कहलाएंगी। तो यहां पर क्या कहा गया, 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में, मतलब 33 तक के यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में ही संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, वहां पर देशों में निर्गत मतलब जो आउटपुट है, जो भी वो उत्पादन कर रहे हैं, वो उस उत्पादन में और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। जब उत्पादन ही कम हो गया तो रोजगार तो कम होना ही है। आज मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, 1000 वस्तु रोज की बनाता है, तो उसने 200 लोगों को रखा हुआ है, और उसको 2 महीने 3 महीने बाद पता चला कि वो एक दिन के 500 वस्तुएं बनाता है, तो 200 से 100 कर्मचारी कर देगा। फिर थोड़े दिन बाद और कम हो जाएगी, 250 वस्तु बना रहा तो वो 50 लोगों को ही रखेगा। तो जैसे जैसे अगर उत्पादन कम होगा, आउटपुट कम होगा, तो रोजगार का स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा बेटा, उसमें तो गिरावट आएगी ही आएगी। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा, ठीक है, तो इसका प्रभाव दूसरे देशों पे पड़ा। दूसरे देशों पे इसका प्रभाव क्यों पड़ा बेटा, इसको लिंक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो उस समय पूरी दुनिया में जो वर्चस्व था ना, वो जो दबदबा था, वो था ब्रिटेन का, ठीक है, और विशेष यूरोप के सभी देशों का था लगभग, और ब्रिटेन का विशेष करके था। क्यों, क्योंकि यूरोप के देशों ने ज्यादातर देशों को क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था, राज चल रहा था। जैसे 1929 में 33 में अगर आप बात करेंगे तो भारत में किसका, ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है, ठीक है, भारत में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है। अब जब ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है तो सारा का सारा बहुत से देश अलग अलग अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के देशों पे कंट्रोल करके बैठे हैं। तो उस समय यूरोप का बड़ा दबदबा पूरी दुनिया पे था। मतलब जो गतिविधि ब्रिटेन में हो रही थी वैसे काम वो इंडिया में भी कर रहे हैं, फैक्ट्रियां यहाँ पे खोल रहे हैं, यहाँ पे और कर रहे हैं सारे, मतलब कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड था उस समय वो ब्रिटेन की तरफ से चल रहा था, सब कुछ ब्रिटेन के कंट्रोल से ही होता था। तो अब क्या हुआ, ब्रिटेन के कंट्रोल से सब घूम रहा था, मतलब आप कह सकते हो पूरी जो पृथ्वी है वो उसका जो एक्सिस था, जो कंट्रोल था, वो ब्रिटेन के पास था। और ब्रिटेन और ये यूरोप के देश हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध में हो चुके थे बेटा बिल्कुल कंगाल ये हो चुके थे कंगाल। ये गए भाग करके अमेरिका के पास, अमेरिका भैया प्लीज हेल्प मी अमेरिका भैया। तो अमेरिका भैया ने ऊपर से बोला, रोमत पकड़ पैसे, निकल यहां से, बंद यहां से, जा। ब्रिटेन की हेल्प करी किसने, अमेरिका ने।
अब अमेरिका हो गया टाइट, जैसे ही आई यहाँ पे महामंदी, उसकी अमेरिका की हालत खराब। अब जब अमेरिका की हालत खराब हो गई, मतलब आज मुझे एक बात बताइए, मैं जिससे पैसे मांगने जाता हूं, मैं जिससे उधार लेता हूं, जिस पे मुझे विश्वास है कि भाई मेरे घर की स्थिति खराब होगी तो मैं उससे पैसे लेकर के अपना काम बनवा लूंगा, आज अगर वही कंगाल हो जाए तो भैया मेरे तो होश उठनी है, अरे तेरी की यार अब पैसे कौन देगा अपन को। वही बात यहां पर हुई, ब्रिटेन पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था और ब्रिटेन को पैसे देने वाला अमेरिका था। जब अमेरिका की स्थिति खराब हो गई तो ब्रिटेन के और यूरोप की कंट्रीज के हाल खराब हुए। यूरोप और ब्रिटेन के जब हाल खराब हुए तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में जिन जिन देशों को गुलाम बना रखा उनके भी हाल खराब हुए। मतलब पूरी दुनिया में ही इन बातों का प्रभाव पड़ा है, ऐसी स्थितियां हुई, सारी जगह रोजगार ठप हो गए थे बेटा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम हुई, ठीक है, वस्तु की शुरुआत यहीं से होती है बेटा, मांग कम होना। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप लोगों को बहुत सी बार लगता होगा कि महंगाई बुरी है, महंगाई बुरी है। महंगाई से ज्यादा अगर कुछ बुरा है तो वो मंदी बुरी है बेटा। मंदी महंगाई से ज्यादा बुरी है, जहां पे कीमतें गिर जाती है तो वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, कारखाने बेकार पड़े हैं, श्रमिकों को काम से निकाल दिया जाता है। मतलब वही कहानी है, मांग होती नहीं है, पैसा है नहीं, रोजगार बंद, फैक्ट्री बंद, ठीक है, सब कुछ खत्म ही खत्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर के 25% तक हो गई थी। देखिए अब 1929 से 1933 तक जो बेरोजगारी है, बेरोजगार का मतलब क्या होता है कि आप काम करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, परंतु आपको काम नहीं मिल रहा, तो आप बेरोजगार कहलाएंगे, आप अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो पहले जहां पर 3% लोग बेरोजगार हुआ करते थे, अब वहां पर 25% लोग बेरोजगार है। मतलब इन 4 सालों में क्या हुआ, अमेरिका की जो स्थिति है वो बेकार हो चुकी थी। अब बेरोजगारी दर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इसको समझ लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक है किंतु काम नहीं करते हैं, ठीक है, लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक है पर काम नहीं करते, मतलब उनको काम नहीं मिल रहा है। में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक है और काम करते हैं से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है उस रूप में प्राप्त की जा सकती है। मतलब यहां पे सीधा सा कहा गया है, जो लोग काम करना चाहते हैं पर काम मिल नहीं रहा है, मतलब काम नहीं है, ठीक है, और जो काम कर रहे हैं वो इस प्रकार से डिवाइड देकर के हम क्या निकाल लेंगे, बेरोजगारी दर निकाल लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल लेंगे। मतलब 33%, 25% तक वहां पहुंच चुका बेटा आंकड़ा। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई थी। समस्त निर्गत का मतलब क्या है, जो टोटल आउटपुट होता है, जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था, उस टोटल आउटपुट में 33% तक की गिरावट आ गई थी। आपको उदाहरण के साथ समझाऊं 33% की गिरावट कैसे, मतलब मान लीजिए पहले 100 वस्तुएं बनाई जा रही थी, पहले 100 वस्तुएं बनाई जा रही थी, तो अब सिर्फ और सिर्फ 77 वस्तुएं बन रही है। पहले अगर 100 गुड्स बन रहे थे, 100 वस्तुएं बन रही थी, तो अब 77 ही बन रही है, क्योंकि 33% तक का गिरावट आ गई। मतलब हर 100 वस्तु में 33 वस्तुएं कम हो चुकी थी। यह हालत थी बच्चों। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्री को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित करा। तो जब यहाँ पर ये स्थितियां हुई, महामंदी के बारे में सोचा, महामंदी को देखा, तो फिर याद आया कि भैया अब तो कुछ नए तरीके से सोचना होगा। ये प्राकार्य का मतलब क्या है, जो फंक्शनिंग, जो अर्थव्यवस्था जो फंक्शन करती है, अर्थव्यवस्था जो कार्य कर रही है, इसके संबंध में कुछ नए प्रकार से सोचने की बात आई। और जैसे ही नए प्रकार से सोचने की बात आई तो नाम आता है समष्टि अर्थशास्त्र का, कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक इंडिविजुअल को ही नहीं देखना चाहिए, हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी देखना जरूरी है। संपूर्ण, ये महामंदी कोई एक एक दो यार एक बात बताओ, आज आप डिमांड करना बंद कर दोगे तो क्या मार्केट में से वो चीज गायब हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना भाई। मान लीजिए आज मैं जींस नहीं पहनता हूं, तो क्या मेरे ना पहनने के कारण क्या जींस का मार्केट फ्लॉप हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। आज अगर आप घड़ी नहीं पहनते तो क्या घड़ी का मार्केट बंद हो जाएगा क्या? एक या दो, मेरी बात सुनिएगा, एक या दो व्यक्तियों की डिमांड कम करने से कोई मार्केट पे इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता यार, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, वो तो वेस्ट में पड़ रहा हो, पर पूरे मार्केट का तो देखना जरूरी है ना भाई, क्यों इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कारण है, तो वो तो समष्टि में पढ़ाई होगी। तो इसलिए क्या है, समष्टि का ओरिजिन जरूरी है, समष्टि का बर्थडे है। 1936 में समष्टि का बर्थडे आता है, ठीक है, जन्म हुआ था समष्टि अर्थशास्त्र का। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबे अवधि तक विद्यमान होगी, वहां एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। तो जिस अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी लंबे समय तक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा लंबे समय तक चल रही है, अब जैसे देखिए आप 1929 से 33 तक 4 सालों तक ये चलती है, तो एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता है। मतलब एक नया प्रिंसिपल आए, एक नया सिद्धांत आए, ठीक है ना। देखिए समय के साथ खुद को बदलना बड़ा आवश्यक है, ठीक है, ये बात हम मानते हैं ना। तो अगर नया समय है तो नए समय के अनुसार हमारे कुछ सिद्धांत नए होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहा करते हैं कि जैसा देश वैसा वेश, मतलब हम जिस देश में जहां पर हम रहते हैं ना, हमें उस हिसाब से
एडजस्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे देश का मतलब ऐसा नहीं कि कोई विदेश में जाकर, मतलब जिस भी एरिया में जा रहे हैं आप, ठीक है। अब हम लोगों की क्या बहुत सी बार आदत होती है, अरे यार होटल में तो ये नहीं था, ये नहीं था, घर पे तो ऐसा। तो भाई घर में और यहाँ पे डिफरेंस है ना। आप होटल में गए तो उस तरह एडजस्ट हो जाओ, ठीक है, जो मिल रहा है इट्स ओके, नहीं मिल रहा है इट्स ओके। ओके, तो हमें जहां हम जैसे जाते हैं हमें उस प्रकार से एडजस्ट होना पड़ता है। तो मतलब जब अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक बेरोजगारी चल रही है, तो अब आवश्यकता यह है कि एक नए प्रकार से हम कुछ नए सिद्धांत बनाएं, उनकी व्याख्या करें और उनको अच्छे से लागू करने की आवश्यकता है। मतलब अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, एक देश की भी होती तो मान लेते, परंतु पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं अंदरूनी मिस्टेक है। उस मिस्टेक को बाहर निकाल कर लेकर के आना और एक नया सिद्धांत देना, यह उस समय आवश्यकता, जो काम किन्स ने किया है। किन्स की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। अब अपने पूर्ववर्तियों जो इनसे पहले थे, मतलब किन्स से जो पहले थे, उनके विपरीत उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली, कि भाई अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है, क्या काम कर रही है, तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। और जो विभिन्न क्षेत्र है, अब यहाँ पे विभिन्न क्षेत्र वो नहीं है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की बात नहीं करेगा, यहाँ पे वो बात कर रहा है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको करके बताए थे, कौन कौन से। ये बात करेगा पारिवारिक क्षेत्र की, ये बात करेगा फर्म की, ये बात करेगा सरकार की, और ये बात करेगा बाहरी क्षेत्र की। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव होगा। तो इन्हीं सभी बातों को सोचते सोचते किन्स भैया ने समष्टि अर्थशास्त्र को लॉन्च कर दिया कि चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से लॉन्चिंग कर रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो किन्स की समष्टि अर्थशास्त्र का स्वागत है। चलिए, तो अब जॉन मैनर्ड किन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, वैसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं जॉन मैनर्ड किन्स पे, एडम स्मिथ पे, ऐसे नहीं आएंगे, पर फिर भी देखो हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना, आपको समझाना, तो कल को कुछ छूट ना जाए, नहीं तो कल को आप कहोगे मनीष सर ने पढ़ाया नहीं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनर्ड किन्स की जन्म 1883 में हुआ था, 1883 में हुआ। कहां पर हुआ? ब्रिटेन में ही हुआ है। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। तो उनकी शिक्षा कहां पर हुई? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज है यूनाइटेड किंगडम में, वहां पर उनकी शिक्षा संपूर्ण हुई है। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण विद्वता के अलावा सक्रिय अंतरराष्ट्रीय राजनयिक के रूप में भी जुड़े रहे। देखिए, तीक्ष्ण विद्वता का मतलब क्या होता है? जो शार्प इंटेलेक्चुअल होता है, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति किन्स थे। इंटेलिजेंट थे तभी इतनी बड़ी किताबों की रचना कर दी। और सक्रिय अंतरराष्ट्रीय राजनयिक भी थे। राजनयिक का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी करने वाला, ठीक है। मतलब दो देशों के बीच में किस प्रकार से संबंध होगा, कैसा नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो विदेश मंत्रियों वाला सा भूमिका है कि हाँ भाई ये हो सकता है, इस देश के साथ हमें ऐसा संबंध रखना चाहिए, ऐसा नहीं रखना चाहिए। ये डिप्लोमेट है, कूटनीति इसको कहा जाता है हिंदी में। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस 1990 में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। तो अपनी किताब में इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई जो युद्ध की शांति है वो भंग होगी। उनकी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 20वीं सदी की अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। कौन? किन्स है ये। किन्स विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज भी थे, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा पर सट्टा भी अच्छा लगा लेते थे, अच्छे खासे सट्टेबाज भी थे, ठीक है। और इनकी जो किताब है ये तो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी किताब के कारण आज हम समष्टि पढ़ रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। जो आज जो हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं इसका क्या संदर्भ है, ठीक है, ये क्या रिलेवेंट है, उस बात को समझते हैं। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अब आप कह सकते हो कि ये जो पूरी की पूरी किताब है, जो पूरी की पूरी समष्टि किताब है, ये किस पे चर्चा करेगी? ये बात करेगी पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि पूंजीवादी जो देश है वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था कार्य करती है, उसके बारे में उसका परीक्षण करना, उसको चेक करना कि कितना सही है, कितना गलत है, ये सब कुछ। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किया जाता है। तो जो उत्पादन है, जो उत्पादन का जितना भी क्रिया है, उत्पादन के जितने भी काम है, वो कौन करता है? पूंजीवादी उद्यमी करते हैं। पूंजीवादी उद्यमियों का अर्थ क्या है? उद्यमी तो जनरली जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो फैक्ट्री लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं। अभी हम इनकी डेफिनेशन भी जानेंगे। और पूंजीवादी क्या है? जिनका पूंजी है, जिनका पैसा है, ठीक है। मतलब आज प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए आज मैं अपना कोचिंग खोलता हूं, तो मुझे खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, मुझे टेबल लानी पड़ेगी, मुझे बोर्ड लाना पड़ेगा, मुझे मार्कर लाना पड़ेगा। तो मैं खुद अपना पैसा लगा रहा हूं, तो मैं क्या हूं? प्राइवेट हूं। मुझे सरकार पैसा नहीं दे रही, वहां पर सरकार नहीं लगा रही, मैं खुद लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पूंजी है, तो इसलिए मैं पूंजीवादी उद्यमी हो जाऊंगा। तो सारा का सारा जो कंट्रोल करते हैं वो पूंजीवादी उद्यमी करते हैं। किसी विशेष पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी। अब उद्यमी किसको कहा गया है? ऐसे लोग हैं जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा फर्म या उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिम का वहन करते हैं होते हैं। देखिए, अब किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम, ठीक है,
अब पहले यहाँ पे समझो कि उद्यमी किसको बताया गया है, ऐसे लोग जो बड़े निर्णयों को नियंत्रण का कार्य करते हैं, जो बड़े निर्णय लेने होते हैं उनको नियंत्रण करने का, कि भैया ये निर्णय सही है ये गलत है, और उसके साथ साथ जो फर्म है उसके साथ जो जुड़ा जोखिम है उसको वहन करने की भी ताकत होती है। भाई अगर नुकसान हो गया तो भी भुगतेंगे, प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रॉफिट को दो, लाभ को दो लेंगे, और कोई नुकसान होगा तो उसको भी भुगतेंगे। उसको क्या कहा गया है, उद्यमी यहाँ पे कहा गया है। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या वे पूंजी उधार लेते हैं, या तो खुद पैसा लगाएंगे, खुद पूंजी लेकर के आएंगे, और खुद के पास नहीं है तो उधार लेंगे, मतलब खुद ही लगाएंगे, उधार भी ले रहे हैं तो बाद में यही चुकाएंगे, सरकार थोड़ी चुकाएगी इनका। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। अब उत्पादन के संचालन के उनको प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए होते हैं। देखिए आप सभी ने पढ़ा है उत्पादन के कारक, क्लास 9th में पढ़ लिया था अपन उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये अपन पढ़े थे। मतलब हमारे उत्पादन को, हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले जो जो कारक है, जो जो कारण है वो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले जो इसमें आते हैं प्राकृतिक संसाधन, मतलब भूमि, सबसे इंपॉर्टेंट तो भूमि है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज में पानी, हवा, जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब कुछ यही इंक्लूड कर लिया जाता है, पहली बात। उसके अलावा फिर क्या चाहिए, श्रम। फैक्ट्री बनाने के लिए आपने भूमि तो ले ली, पर उसमें काम कौन करेगा, मजदूर काम करेंगे। फिर आपको चाहिए होती है भौतिक पूंजी। क्या चाहिए, भौतिक पूंजी, मतलब यहाँ पे आपको पैसा चाहिए, फिर जिससे आप मशीनरी ये सब कुछ खरीदोगे। और फिर एक होती है बेटा मानव पूंजी। बेटा देखिए जनरली वैसे मानव पूंजी में आप भी हो, मैं भी हो, सब मानव पूंजी में ही है, ठीक है, क्योंकि मानव है तो फिर वो पूंजी भी जब हम कमा करके देंगे तो पूंजी है। परंतु यहाँ पे जो मानव पूंजी लिया जाता है वो मालिक को गिना जाता है, ठीक है। अब भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, इन चीजों को चारों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक कहते हैं। अब जो श्रम है, श्रम भी दो प्रकार का होता है। लेबर जो है, काम करने वाली जो लेबर है वो दो प्रकार की होती है। एक कुशल लेबर होती है, या जिसको हम स्किल लेबर कहते हैं, जिसमें जनरली शिक्षित लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। आज एक कंपनी है तो उसमें जो अकाउंटेंट का काम करेगा, जो पूरे अकाउंट्स बनाने का काम करेगा, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, बाकी दूसरा नहीं कर सकता। आज जैसे मैं टीचर हूं तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं मैं बिना इकोनॉमिक्स पढ़े आपको पढ़ा सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। कुशल और दूसरे अकुशल, अनस्किल्ड जिसे आप कह सकते हैं, या हम यहाँ पे कह सकते हैं जो शारीरिक श्रम होता है, जहां पे शरीर में ताकत होने की आवश्यकता जरूरी है। जैसे आप देखते हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, या जितने मजदूर आप फैक्ट्रियों में देखते हैं, उनमें अब उनमें टैलेंट हो या ना हो पर उनमें ताकत होना जरूरी है। तो कुशल और अकुशल दोनों की जरूरत होती है। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है स्थायी पूंजी और एक होती है बेटा कार्यशील पूंजी। ये सब कुछ मैं क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाता हूँ। स्थायी पूंजी मतलब ऐसी जो स्थायी है, फिक्स्ड है, मतलब आपने ऐसी जगह पैसा खर्च कर दिया जो कि आपको 4 साल 5 साल तक वापस खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में अगर कोई मशीन है तो वो मशीन आपने खरीद ली, 4 5 साल 10 साल 20 साल गए, कहीं खराब नहीं होगी। जैसे आज आप ये पूरा ऑफिस है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड क्या है, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक चलेगा, मतलब ये क्या है, फिक्स्ड एसेट है, स्थायी पूंजी है हमारी। एक टेबल हो गई, ये स्थायी पूंजी है। कैमरा क्या है, स्थायी पूंजी है। कंप्यूटर क्या है, स्थायी पूंजी है। ऐसी पूंजियां, ऐसी वस्तुएं जिन पर 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक चले, ऐसी वस्तु को स्थायी पूंजी के रूप में गिना जाता है, तो वो स्थायी पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या है, जो रेगुलर हमारा काम चलता रहे। जैसे कच्चा माल चाहिए, अब जैसे मान लीजिए कि भैया मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं और मुझे इंक चाहिए, तो इंक कच्चा माल है, 1 महीने में 2 महीने में खत्म हो जाएगी। कोई लेबर काम कर रही है, उसको पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, ये कार्यशील पूंजी में चलते रहते हैं। तो पूंजी स्थायी और कार्यशील हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या बोला, प्राकृतिक संसाधनों की भी उसको आवश्यकता होगी। इनमें कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, जैसे कच्चे माल, तथा कुछ स्थायी पूंजी के रूप में होता है, जैसे कि भूखंड। तो अब क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो उसमें भूमि आ जाएगी। बाकी जो भौतिक पूंजी की बात करता है तो कुछ उसके जो रेगुलर जो काम है उसमें यूज होगा, जैसे कि कच्चे माल, और बाकी कुछ क्या होगा, स्थायी पूंजी में आ जाएगा, जैसे कि भूखंड। भूखंड का मतलब क्या होता है, भू मतलब जमीन, जमीन का टुकड़ा, खंड मतलब टुकड़ा, तो जमीन का टुकड़ा। यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई नहीं है, जमीन का खाली टुकड़ा, इसको कहा जाता है भूखंड बेटा। ओके, उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है, जिसे हम श्रम के रूप में सूचित करते हैं। तो उत्पादन के संचालन के लिए, अब आपको उत्पादन को चलाने के लिए, उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, मानव श्रम की जरूरत होगी, ठीक है, ह्यूमन लेबर की जरूरत होगी, ह्यूमन की मेहनत की जरूरत होगी। जो महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं, जिसे हम लेबर कहते हैं।
इस प्रकार तीन प्रकार के उत्पादन के कारकों पूंजी, भूमि और श्रम की सहायता से निर्गत का उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पाद को बाजार में बेचते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। अब देखिए, अब तीन प्रकार के उत्पादन के कारक हमने देखे, पूंजी, भूमि और श्रम। इसकी सहायता से जो भी निर्गत होगा, मतलब जो भी आउटपुट आएगा, आप जो भी उत्पादन कर लोगे, जो भी उत्पादन आपने कर लिया, अब उस जो मालिक है वो क्या करेगा, उस उत्पाद को बाजार में बेचेगा और बाजार में बेचने के बाद जो वो मुद्रा प्राप्त करेगा, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, संप्राप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संप्राप्ति कहा जाता है। इसको जनरली क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रेवेन्यू कहेंगे। संप्राप्ति किसके लिए इस्तेमाल होगा, रेवेन्यू के लिए। रेवेन्यू भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। देखिए, रेवेन्यू वैसे जनरली जो शब्द प्रयोग करा जाता है वो सरकार की इनकम के लिए प्रयोग करा जाता है, परंतु यहाँ पे जो संप्राप्ति शब्द इस्तेमाल हुआ वो रेवेन्यू के लिए होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो कंपनी की जो इनकम है, जो कंपनी की आय है, उसको रेवेन्यू कहा गया है। मतलब वो जो बिजनेसमैन है वो उन सारे वस्तुओं को बेच कर करके जो भी कमा रहा है वो क्या है, उसका रेवेन्यू। अभी सारा का सारा पैसा उसका नहीं है, सारा का सारा भाई आज उसने 100 सामान बनाया, उनको 1 लाख में बेचा, 1 लाख रुपए उसके पास आए, नहीं भैया, सारा का सारा उसका नहीं। उस 1 लाख में वो मजदूरों को भी देगा, भूमि का किराया भी देगा, जिनसे पैसा उधार लेकर के आया था उनको ब्याज भी देगा, और फिर कुछ बचा कुछ उसकी इनकम होगी, पर बाकी तो क्या है, उसका रेवेन्यू, उसकी कंपनी का रेवेन्यू है, मतलब वो सबका है। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अंश पूंजी के ब्याज के रूप में तथा कुछ श्रम की मजदूरी के में प्रदान। अब देखिए, अब भी आप लोगों को मैंने उत्पादन के 4 कारक पढ़ाए। पहला भूमि, ठीक है, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी, और चौथा अपने आप में मालिक लिख देते हैं इस बार, ठीक है। अब देखो भैया, ये जो चारों है ना, ये चारों उत्पादन के कारक है, और इन चारों को अपने अपने काम के बदले में क्या मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा। मतलब ये जो काम कर रहे हैं उस काम के बदले में उनको वेतन मिलेगा। अब भैया भूमि, जहां पर आपने जमीन ली है, उस जमीन के जो मालिक होगा उसको उसके बदले में क्या मिल जाएगा, किराया मिल जाएगा, रेंट मिल जाएगा, ठीक है। जो श्रम है, जो मेहनत कर रही है, उसको क्या मिल जाएगा, उसको मजदूरी मिल जाएगी, मजदूरी मिल जाएगी, या आप कह सकते हो वेतन जिसको हम कहते हैं वो मिल जाएगा। बेटा देखो, मजदूरी में और वेतन में भी अंतर होता है, ठीक है। मजदूरी जो डेली मिलती है, ठीक है, जैसे भाई जिसने काम करा, ले भाई तेरे आज की 400 रुपए, ये ले तेरे 400 रुपए। वेतन क्या होता है, जनरली जो कि महीने के एंड में पूरे महीने का मिलता है। अब पूंजी, अब आपने कहीं से पूंजी ली है तो उसके बदले में आपको ब्याज देना होगा, और जो मालिक होगा उस मालिक को क्या मिलेगा, मालिक को मिलेगा लाभ और हानि। अब आप ये सोच सकते हो कि गुरुजी इसने, मालिक ने करा क्या है, मालिक ने क्या करा है, इन मजदूरों ने मेहनत करी, पैसा कहीं से लेके आ गए, मालिक ने करा क्या, मालिक ने बेटा, मालिक ने इन तीनों का इस्तेमाल करा है, मालिक ने इन तीनों को एक साथ ला करके क्या करा है, उत्पादन करवाया है, पहली बात। दूसरी बात, इन तीनों को खोजा है कि भाई ये मेहनत में, ये मजदूर मेरे लिए अच्छा होगा, यहाँ पे जमीन अच्छी होगी, ढूंढने का काम जो करा है वो मालिक ने करा है। नुकसान होगा तो किसका होगा, मालिक का होगा। तो जो जोखिम उठाने का काम कर रहा है वो भी मालिक कर रहा है। सारी के सारी जो भागदौड़ करता है, नहीं ये काम ऐसे हो जाए, ये काम ऐसे हो जाए, वो कौन करता है, मालिक करता है। एडवर्टाइजमेंट जो करवाता है वो मालिक करवाता है। तो सारी मेहनत, मालिक की मेहनत दिखती नहीं है, पर वो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अब यहां पर आपको देखो, सबके में लिखा है किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज। ऐसे किसी के में नहीं लिखा है किराया मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मजदूर मिलेगी, नहीं मिलेगी, ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर इसके में लिखा है लाभ भी और हानि भी। लाभ का मतलब क्या है, जितना आपने लगाया है उससे ज्यादा आपको मिलेगा। आपने 1 लाख रुपए खर्च करा, आपको 2 लाख मिलेगा, मतलब 1 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। और हानि भी हो सकती है, आपने लगाया 1 लाख रुपए और बाजार से आपको 50,000 रुपए आए, बेचने पे 50,000 की आपको हानि हो गई। तो भैया लाभ और हानि, तो भैया वो रिस्क है उसके पास, ठीक है ना, ऐसे हल्के में मत लिया करो। यही बात यहाँ पे सारी बोली गई है। शेष संप्राप्ति उद्यमी की आय कहते हैं, जिसे हम लोग क्या है, लाभ कहते हैं। तो जो बाकी अब जो कुछ बच कुछ गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। किसका, उसका। अब देखो, अब पूरी कहानी को अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या कहा गया, संप्राप्ति कहा गया, रेवेन्यू। मैंने क्या कहा, रेवेन्यू पूरा कंपनी का है, अकेले मालिक का नहीं है। तो क्या हो गया, बट गया, भूमि के बदले किराया, मजदूरी, ब्याज, और इसके बाद जो कुछ भी शेष संप्राप्ति, जो बाकी का रेवेन्यू रह गया है, वो क्या है, जो मालिक है उसकी आय हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। बड़ी ही आसान भाषा में समझी जाएगी। इस लाभ का उपयोग उत्पादक आगे नई मशीन खरीदने अथवा नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं, ताकि उत्पादन का विस्तार हो। अब जो लाभ उसको मालिक को मिला है, मालिक क्या करता है, उसको और नई मशीनें खरीदने में लगा देता है। भाई और नई मशीनें खरीद करके लाएगा, और ज्यादा उत्पादन करेगा, मतलब ज्यादा पैसा कमाएगा। नए कारखाने लगाता है, जिससे कि क्या, उसका उत्पादन का विस्तार हो, उसका उत्पादन बढ़े। निवेश व्यय,
उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, उत्पादन क्षमता में, ठीक है। आप अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, आप अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर कहीं पे पैसा खर्च करते हो तो उसको क्या कहा जाएगा, निवेश कहा जाएगा। बेटा देखो निवेश, या एक शब्द कहा गया व्यय, ठीक है, निवेश। अब देखो एक होता है बेटा खर्चा हम लोग करते हैं और एक हम निवेश करते हैं। खर्चे का मतलब क्या है, कर दिया आपने, यहाँ पैसा खर्च कर दिया, यहाँ पैसा खर्च कर दिया, बात खत्म। और निवेश क्या होता है, निवेश आप इस उम्मीद से करते हैं कि भविष्य में आपको उसको कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे, कुछ बेहतर आपको मिलेगा। बेहतर क्या, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। मैंने जैसा एक उदाहरण देता हूं, आज मैं टीचर हूं भाई, मैं आज एक शर्ट मेरे पास हो, दो शर्ट हो, तीन, एक जूते की जोड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं वो दो शर्ट भी रोज धो धो करके पहन पहन करके मैं पढ़ा लूंगा, मेरा काम चलेगा। उससे कोई ऐसा नहीं है कि मेरी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, भाई रोज नई शर्ट पहनूंगा तो मैं ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे या ज्यादा बच्चों से इंटरेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो तो मेरा क्या है, खर्चा है। परंतु अगर वही मैं बुक्स खरीदूं और बुक्स को पढूं, ये मैंने क्या करा है, पैसे को निवेश में लगाया, क्योंकि उससे मेरी जो उत्पादन क्षमता है, मेरा ज्ञान है वो बढ़ेगा। अगर मैं जैसे मान लीजिए जिम जाता हूं या मैं योगा क्लासेस जाता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं और करता हूं, इससे मैं अपने बॉडी को हेल्दी रख रहा हूं, जिससे कि मैं ज्यादा ज्यादा बच्चों से इंटरेक्ट हो सकूं, ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकूं, वो मैंने क्या करा है, निवेश करा है। निवेश सीधा सा मतलब है हम उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे उत्पादन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करा, जो लाभ आया उसको नई मशीनों में लगाया, नई अच्छी मशीनें लेकर के आने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या उसका उत्पादन बढ़े, उसकी कैपेसिटी बढ़े। तो इसको क्या कहा जाएगा, निवेश कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट का सीधा सा अर्थ यह है कि हम इस उम्मीद से करते हैं कि भविष्य में हमें इसका बेहतर लाभ मिलेगा, भविष्य में हमें ये कुछ ज्यादा कमा करके देगा। आपके माता पिता भी आप पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आप निवेश है बेटा उनका। वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी एक अच्छे पद पे बैठे, मेरा बेटा मेरी बेटी का जो जीवन है वो बेहतर बन जाए, वो एक अच्छा जीवन जिए। वो पैसों की उम्मीद नहीं करते, तो वो भी निवेश कर रहे हैं। उस निवेश की कीमत आप जरूर समझिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अभी तक हमने जो कुछ जाना है वो अब एक बार शॉर्ट में है पूरा, कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या लक्षण होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित अभिलक्षण होंगे। तो भाई जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रही है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, उसमें आपको कुछ विशेष लक्षण देखने को मिलेंगे। ये लक्षण देखने को मिल जाए मतलब समझ जाना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पहला, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होगा। तो उत्पादन के जो साधन है, मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, इस पर किसका कंट्रोल होगा, प्राइवेट वाले का होगा, सरकार का नहीं होगा, किसी प्राइवेट वाले का होगा। तो वो जहां निजी स्वामित्व हो, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिक, ठीक है, मालिकाना हक। जो मालिकाना हक किसका होगा, प्राइवेट का होगा, सरकार का नहीं होगा। बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, और जो भी आउटपुट आया है वो क्या हो, बेचने के लिए है, बाजार में बेचने के लिए। सरकार का भी क्या करती है, बांटने का काम करती है। बांटने में और बेचने में बड़ा अंतर है बेटा। बेचा पैसे लेकर के दिया जाता है, बांटा मुफ्त में भी जाता है। तो ये बेचने के लिए ही उत्पादन करेंगे, कोई बांटने के लिए नहीं करेंगे। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है, जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, श्रमिकों का सेवाओं का क्रय विक्रय, जो श्रमिक अपनी सेवा देते हैं, जो काम करते हैं, उसका एक रेट होती है, और उस रेट को क्या कहते हैं, मजदूरी की दर कहते हैं। कि हाँ भाई तुझे हर दिन के हम 400 रुपए देंगे, तो वो क्या होगी, मजदूरी की दर होगी। श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहा जाता है, कि भाई ये तेरा मजदूरी दर है, इस पर तुझे रखा है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ ही देश पूंजीवादी देशों की श्रेणी में आएंगे। वैसे देखिए पूंजीवादी जो व्यवस्था वो 300-400 सालों में ही देखने को मिली है। और अगर आज वर्तमान की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, जिसमें विशेष करके संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, यूरोप आता है, एशिया के कुछ देश है वो पूंजीवादी देश है। देखिए अब आज के समय में मैं फिर से एक ही बात कहता हूँ कि ज्यादातर जो देश है वो मिश्रित है, क्योंकि 1929 की महामंदी ने सिखा दिया कि पूर्ण रूप से आप पूंजीवादी भी मत रहो, और सोवियत संघ के विघटन ने यह दिखा दिया कि आप पूर्ण रूप से समाजवादी भी मत रहो। तो मिश्रित बनकर के रहो, जहां पे कुछ कंट्रोल सरकार के पास हो और आर्थिक क्रियाकलाप जो करे वो प्राइवेट वाले करे। तो मिलजुल करके काम करो, वही बढ़िया है। कई अल्प विकसित देशों में खास करके कृषि में उत्पादन का कार्य किसान परिवारों के द्वारा किया जाता है। जो अल्प विकसित देश होते हैं तो वहां पर विशेष करके कृषि क्षेत्र में क्या होता है, उत्पादन का जो कार्य है वो किसान का परिवार करता है। मतलब किसान दूसरों को नहीं लगाता है, किसान का जो परिवार होगा, उसका बेबी, उसके बच्चे, उसकी बहुएं, वही मिलकर के सारा खेत का काम कर लेते हैं, किसी दूसरे को नहीं लेकर के आते हैं। मजदूरी श्रम का प्रयोग कभी कभार होता है, और अधिकतर श्रम कार्य परिवार के सदस्य स्वयं करते हैं। और कभी कभार ही मजदूरी श्रम का प्रयोग करा जाता है, मतलब किसी को दूसरे को अपॉइंट करा हो कि भाई तू ये काम करा कर, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। जनरली क्या है, किसानों में जो बहुत बड़े किसान होते हैं ना, वही लोग किसी को अपॉइंट करते हैं। बाकी जो छोटे मोटे किसान है, जिनका ज्यादा जमीनें नहीं है, वो तो क्या खुद का परिवार ही लग करके सारा काम कर लेते, बाकी दूसरे को अपॉइंट नहीं करते हैं। तो कभी कभार ही अपॉइंट करते हैं कि भाई, और बाकी जनरली वो सारा काम खुद का परिवार ही करते हैं।
उत्पादन केवल बाजार के लिए नहीं होता है, उत्पादन का एक बड़ा अंश परिवार के द्वारा उपभोग में लाया जाता है। तो सारा का सारा जो उत्पादन है वो बाजार के लिए नहीं होता है, कुछ क्या है खुद के लिए भी होता है। ये हम कहां की बात कर रहे हैं, अल्प विकसित देशों की बात कर रहे हैं, जहां पर किसान सारा काम वह और उसका परिवार कर लेता है। सारा का सारा उत्पादन बेचने के लिए नहीं, खुद के खाने के लिए भी उगाया जाता है, खुद के लिए भी उत्पादन किया जाता है। प्राय किसानों की पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। तो अब क्या है, जनरली वो इतना उगाते हैं, उसमें से खुद कुछ ले लेते हैं, थोड़ा बहुत बेच देते हैं, तो ज्यादा उनके में कोई बहुत ज्यादा स्टॉक में वृद्धि नहीं होती, मतलब ठीक ठाक उनकी कंडीशन रहती है। अधिसंख्या आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व नहीं होता। अब आप जंगलों में जो समुदाय रहते हैं जिन्हें हम आदिवासी समाज कहते हैं, तो उनमें भूमि का स्वामित्व नहीं होता, भूमि के वो मालिक नहीं होते। फिर मालिक होता कौन है, भूमि का स्वामित्व समस्त जनजाति के पास हो सकता है। तो वो पूरा जो जनजाति है, वो पूरा समुदाय है, वो वहां का मालिक है, एक एक व्यक्ति वहां के मालिक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां तक आज की जो बेसिक जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है हम लोगों ने उसकी बात कर ली है बच्चों। अब आगे का जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर 3 होगा, उसमें हम चैप्टर खत्म कर देंगे। उसमें मैं आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, आय के चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा उस टॉपिक को किसी भी हाल में मत छोड़िएगा, चाहे वो वीडियो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। वो आपने समझ लिया मतलब सब कुछ आपने समझ लिया, सब कुछ आपका बेटा क्लियर हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना डीपली एनसीईआरटी में उसको डिस्कस नहीं करा, पर अपन उसको बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को बढ़ाते रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।